वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज अ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो टुडे फ्रेंड्स वी विल डिस्कस डेटा सफिशिएंसी प्रॉब्लम्स। आपको पता है डेटा सफिशिएंसी का जो टॉपिक है ये आपका रीजनिंग में या फिर क्वांट में दोनों में कभी कभी पूछा आता है। रीजनिंग में तो हमेशा ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये आता है हमेशा 5 मार्क्स का। तो इसके कुछ सेवरल अप्रोच हैं जो आपको आनी चाहिए, और क्वांट में भी ये टॉपिक कभी कभी एसबीआई के पेपर में पूछ लिया जाता है। तो दोनों में अप्रोच सेम है। आपको स्टेटमेंट को समझने के तरीके मालूम होने चाहिए कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम्स। फाइन। तो देखिए, डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व करने से पहले आपके लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर जस्ट आपके लिए बताएगा कि आपको डेटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता, किन किन चीजों की नॉलेज होना कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, you need a lot of things to solve the data sufficiency problems. So first of all, I am going to show you few things here. One thing more friends, this video will in the format of bilingual. ये वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। फाइन। बट फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, सो लेट्स सी how many points are required to solve the data sufficiency problems. So first of all friends, the data sufficiency problems consist of few things. Assume your data can be in any format. आपका डेटा जो हो सकता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। So I am talking about reasoning section first of all, as well as quantitative aptitude section. Fine, because this data sufficiency will come both under the both the segments. Fine, डेटा सफिशिएंसी है वो रीजनिंग में भी आपका आता है और क्यूए क्वांट में भी आता है, लेकिन रीजनिंग में 100% आता है। और एसबीआई पेपर की अगर बात की जाए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम, देन दिस डेटा सफिशिएंसी विल डेफिनेटली कम ऑफ 5 मार्क्स। फाइन। In QA it may be come or may not be come, but when it will come then it will be 5 marks also. अगर ये QA के सेक्शन में आता है तो आपसे 5 मार्क्स का आता है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए डीएस बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन रीजनिंग सेक्शन, देन फ्रेंड्स कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग. You should know some brief description about coding and decoding. Friends, don't worry, I will cover all the types of coding and decoding very soon. दोस्तों, मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के सारे टाइप्स को बहुत जल्दी कवर करने वाला हूं। इसके साथ साथ में आपको ब्लड रिलेशन, you should also know about the blood relation. I will complete this topic also. Fine. And also you need to know the basics of seating arrangement, as well as ranking, order and direction. These are the basically core topics to solve the data sufficiency. Ranking and order और डायरेक्शन। फाइन। तो देखिए, अगर हम रीजनिंग सेक्शन में डेटा सफिशिएंसी की बात करते हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए, ब्लड रिलेशन के ब्रीफ आपको पता होने चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट में इनर आउटर क्या होता है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रीजनिंग में आपको रैंकिंग, ऑर्डर और डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी टोटली इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को मिलाकर बनाई जाती है। मैथ की बात करी जाए फ्रेंड्स तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और साथ में आपके प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और साथ साथ में आपने देखा है मेंसुरेशन, ठीक है, एरिया, रेक्टेंगल, ये सारे क्वेश्चंस भी डेटा सफिशिएंसी में आ जाते हैं। तो देखिए, डेटा सफिशिएंसी में बेसिकली दो चीजें दी होती हैं। पहली चीज होती है प्रॉब्लम। First thing, in the data sufficiency there will be few things. First one is problem. Second thing, it will be statements, statement 1 or statement 2. Fine. First of all, I am talking about only 2 statements. सबसे पहले मैं केवल 2 स्टेटमेंट की बात करूंगा। अगर आपके लिए कोई भी एक प्रॉब्लम दी हुई होती है, ओके, और उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम क्वेश्चन की फॉर्मेट में होता है। यहां पर आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ
होता है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट और बोथ द स्टेटमेंट। तो देखिए आपके लिए जो प्रॉब्लम दी है उसमें स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन जो होगी, you have to use the information of statement 1 to solve the problem. Fine, that is the basic funda here. If statement 1 is not sufficient to answer the problem, then you will cancel out this one. You will check statement 2. Fine. If statement 2 is able to solve the problem, then you will mark the answer. Otherwise, you will mark cross here. Fine. So friends, basically the funda is here. आपके पास एक प्रॉब्लम्स होगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशंस होंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ये कभी कभी स्टेटमेंट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, कभी कभी अकेला S1 दे देगा, कभी कभी अकेला S2 भी दे देगा, कभी ऐसा होगा S1 नहीं देगा S2 दे सकता है, कभी कभी क्या होगा दोनों के दोनों नहीं दे सकते, कभी फ्रेंड्स दोनों मिलाकर हमें दे सकते हैं। तो ये हमारे कुछ केसेस बनते हैं जो हमें समझने की जरूरत है। दीज आर द फ्यू केसेस। Sometimes S1 information is sufficient to answer the problem, sometimes S2, but sometimes S1 alone not sufficient to answer the problem and S2 also not sufficient to answer the problem. Fine. So friends, you should understand the basic options. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस हमारे किस तरीके के होते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या है, यही 5 बनते हैं यहां पर, और ये जो 5 ऑप्शंस हैं ये पैराजंबल्ड हो सकते हैं, आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही डेटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने स्टार्ट करना है। फाइन। तो पहला प्रॉब्लम है आपका, अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम दी है और उसके साथ में दो स्टेटमेंट दिए हैं S1 और S2, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम के साथ में स्टेटमेंट को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question, then you will mark 1 as a right answer। ठीक है, जब कभी भी स्टेटमेंट एक आपका एलोन डेटा को सॉल्व कर सकता है और स्टेटमेंट 2 नहीं कर सकता, तब आप क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन ए। Second thing, if the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question, अगर आपका स्टेटमेंट 2 अकेला ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और स्टेटमेंट 1 नहीं कर सकता, देन यू विल मार्क बी एज अ राइट आंसर। फाइन, सी द सी क्वेश्चन राइट नाउ, ऑप्शन सी है। इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 alone और इन स्टेटमेंट 2 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे कि अगर हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो भी अकेले इंडिविजुअल सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को, या फिर सेकेंड वाला अकेले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो हम कहेंगे द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 alone और इन स्टेटमेंट 2 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को फर्स्ट अकेले सॉल्व कर सकता है, सेकेंड अकेले सॉल्व कर सकता है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे सी। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या कहता है कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब आपके दोनों S1 और S2 फेल हो जाएं, ये दोनों अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये दोनों सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तब हम क्या ऑप्शन लगाएंगे कि दो के दोनों हमारे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमें कब लगाना है, इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसमें के साथ में जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिए हैं, तो स्टेटमेंट 1 की कुछ इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड सम इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जब कभी भी S1 का कुछ पार्ट और S2 का कुछ पार्ट ये दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तब हम क्या कहेंगे, इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हमारे 5 यहां पर ऑप्शंस हो गए। फाइन, अब हम देखते हैं क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स दैट यू शुड लर्न ऑल्सो। First of all friends, identify the parent question means the main question that is asked in your examination। आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन
पूछा गया है आपको उस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन इज आस्किंग. क्वेश्चन क्या बेसिकली पूछना आपसे चाह रहा है. फाइन. सेकेंड थिंग, look at the statement first and the information given in that. See whether it is sufficient enough to answer the question. सबसे पहले हमें देखना है कि स्टेटमेंट 1 में जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्या वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए. उसके बाद हमें क्या चेक करना है. लुक एट द स्टेटमेंट सेकेंड एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट. Friends, most important part of this data sufficiency is that whenever you see the statement second, fine, then just forget the statement first problem. आप जब कभी भी सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट की, तो आप ये भूल जाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है. यू हैव टू इंडिविजुअली चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट. फाइन. Then see whether it is sufficient enough to answer the question or not. तब आपको ये देखना है कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है क्या ये अकेला इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है. उसके बाद आप क्या चेक करेंगे. when both statement are not enough sufficient, then combine them and whether the output will come or not, you have to judge yourself. आपको दोनों स्टेटमेंट जब आपके फेल हो जाते हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअली पहले चेक करना है. अगर इंडिविजुअली वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकते, देन फ्रेंड्स वी हैव टू कंबाइन देम. तब हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है. और कंबाइन करने के बाद हमें यह चेक करना है क्या दोनों साथ मिलकर हमारे डेटा जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सफिशिएंट है उस प्रॉब्लम को आंसर देने के लिए, यस और नो. ठीक है. उसके बिहाफ पर भी आपको ऑप्शंस को मैनेज यहां पर करना है. फाइन. नाउ फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना है. अब हम बात करते हैं कुछ डेटा सफिशिएंसी के डिफरेंट एग्जांपल्स की. ठीक है. तो ये बहुत बेसिक लेवल के डेटा सफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं. इसके बाद सेकंड में कुछ हम आपको और ट्रिकी प्रॉब्लम्स बताएंगे. ठीक है. तो अभी आप बेसिक प्रॉब्लम्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा सफिशिएंसी. दैट्स व्हाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द concept. Fine. But friends, this is my humble request to all of you. Do like and share this video. First of all, the question number 1 is here. Problem here is, who is the father of L? If the question is asking about father, brother, mother, sister, that means this question relate to the blood and relation. Fine. So the topic is blood and relation. That means you need a basic information of blood and relation. अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन जो ब्लड एंड रिलेशन की होगी वो आना जरूरी है. फाइन. So let's read the question very carefully. Question is asking, who is the father of L? That means friends, L is a candidate, L is a person. We need to know who is the father of L. This is the problem here. Fine. Statement 1 is saying R and S are brothers. Fine. This is your statement 1. Here R and S are brother. This is R and S. Both are brothers. Fine. That means we can say these are the male candidates. Fine. So from statement 1 we cannot assure that who is the father of L, because there is no entity such like L. इस स्टेटमेंट 1 से जब जहां पर कहा गया है कि R और S दोनों भाई हैं, दे आर द ब्रदर, तो फ्रेंड्स यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि R और S जो दोनों आपस में भाई हैं तो इसमें L के पापा कौन होंगे. फाइन. तो स्टेटमेंट 1 alone are not sufficient to answer the problem. Check the statement 2 here. अब हमें स्टेटमेंट 2 चेक करना है. The wife of S. The wife of S. This is the S here. And friends, if the wife of S, that means we will write 2 lines here. Wife, it will definitely a female person. We will point out female with minus and plus with male.
फाइन, दिस इज द बेसिक फिनोमिना दैट यू शुड फॉलो। तो देखिए माइनस से आपको क्या फॉलो करना है, फीमेल को, प्लस से मेल को। तो यहां पर कहा गया है कि द वाइफ ऑफ एस, दैट मीन्स एस विल डेफिनेटली अ मेल पर्सन, एंड द वाइफ ऑफ एस, the wife of S is the sister of the wife of L. That means this is L here, and the sister of the wife of L. The wife of L, this will be the wife here. Wife of L, that means L will be a male person, and wife it will be a female person. Fine. The wife of S, this is the sister of the wife of L. That means these both are the sisters here. फाइन। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि जो एल की वाइफ है वो कौन है, वो एस की जो वाइफ है वो दोनों आपस में बहनें हैं, ये बताया गया है। तो क्या यहां से मुझे पता चल सकता है कि एल के पापा कौन है, हु इज द फादर ऑफ एल। फादर हमेशा ऊपर की जनरेशन में होंगे और जो उनके चिल्ड्रन होंगे वो नीचे की जनरेशन होंगे, ठीक है। तो एल के फादर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, तो यहां से स्टेटमेंट 2 जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। और अगर हम 1 और 2 दोनों को मिलाते हैं तो आर और एस जब दोनों भाई हैं तो यहां पर एस का भाई कौन होगा, वो आर हो जाएगा। तो क्या यहां से मुझे पता चला कि एल के पापा कौन है, एल के पापा द फादर ऑफ एल आर नॉट assured from this statement, these two statements. Fine, that means S1 alone not able to solve the problem, S2 alone not able to solve the problem, both are not able to solve the problem. Fine. So friends, we will mark the answer if the data in both the statement first and together are not sufficient to answer the question. Fine. तो देखिए हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, यहां पर डी ऑप्शन चूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, द डेटा ऑन बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो जो डेटा इन दोनों स्टेटमेंट में दिया है, दोनों अकेले भी नहीं कर सकते, दोनों साथ मिलकर भी नहीं कर सकते। तो यहां पर जो आपके ऑप्शंस दिए उसमें से आपको डी ऑप्शन, जो मैंने पीछे ऑप्शंस बताए हैं उनको आपको चूज करना है। फाइन। See the friends, second question here. Second question based on the ranking and order. Second question हमारा ranking और order based है. What is the rank of Rita in the class? The question is asking about the rank of Rita. The rank of Rita here. Okay. The statement 1 is saying there are 26 students in the class. So total student, these are 26. Fine. That means statement 1 alone are not sufficient to answer the problem. Why? Because if the total students are given, then we cannot assume the rank of Sita and we cannot sure about the rank of Rita. Sorry, this is Rita basically. Okay. तो रीता की रैंक अगर टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। सी द स्टेटमेंट 2 here. Student got less mark, sorry, 9 students got less marks than Rita. Assume friends Rita is this position. Fine. And there are 9 students who got the less marks. That means 1 student, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8 and 9. So there are 9 students are just got the marks less than Rita marks. Fine. So we are not sure about the exact rank of Rita from here. Why? Because in the statement second the total number is not given. Fine. In statement second, statement 2 में टोटल नंबर तो हमें दिया नहीं है, केवल ये बताया गया है कि 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो रीता के नीचे आते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 2 alone are not sufficient to answer the problem. Fine. अब क्या करना है, now we have to combine S1 and S2. Friends, if we will combine, then we will know also the total number of students here, and the 9 students are just got the less marks than Rita marks. Okay. So from here we can find the position of Rita.
Okay, friends, you don't need to find the exact value here. Why? Because the question is asking about what is the rank of Rita in the class. Okay, so the main problem is here whether you can find out the rank or you cannot find out the rank. तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप दोनों स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन करते हैं तो आप रैंक रीता की निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं. अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने से रीता की रैंक को निकाल पाते हैं, बस आपका काम खत्म हो गया. आपको रैंक एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पर जब टोटल कैंडिडेट हमारे 26 हैं और रीता के नीचे 9 प्यूपिल हैं, ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं रीता की रैंक क्या है, 17th है. ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्टली रैंक निकालने की जरूरत नहीं है. केवल हमें इतना जज करना है कि वी कैन फाइंड द रैंक और वी डोंट फाइंड द रैंक. हम रैंक को निकाल सकते हैं और वी कांट फाइंड द रैंक, या हम रैंक नहीं निकाल सकते. दो ही बातें होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है और आपके ऑप्शंस क्या होंगे, वही 5 होंगे. तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि द बोथ द इंफॉर्मेशंस आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन. जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की हमें इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना है, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. ओके, सो बोथ द इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी, बोथ S1 एंड S2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द प्रॉब्लम, आर रिक्वायर्ड. तो दोनों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है. ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन द कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको एक प्रॉब्लम दी है. देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक इन अ लैंग्वेज 1-3 मींस स्टॉप स्मोकिंग एंड 5-9 मींस इंजूरियस हैबिट्स. दिस इज जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग. ये एक स्पेशल टाइप होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का. डोंट वरी फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी सून विद इन दिस वीक. ओके, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन कहा गया है कि किसी स्पेशल लैंग्वेज में 1-3 को लिखा जाता है स्टॉप स्मोकिंग और 5 और 9 को लिखा जाता है इंजूरियस हैबिट्स. ओके, दैट मीन्स फ्रेंड्स 5, जस्ट टर्मिनल, या सी हियर 1-3, 1 and 3 written like stop smoking, stop smoking. This information from the statement, this is information from the problem statement. फाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिल रही है, प्रॉब्लम से मिल रही है. ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है वहां से. सेकेंड थिंग इज सेइंग 5-9 मींस इंजूरियस हैबिट्स. 5-9 मींस इंजूरियस हैबिट्स. फाइन, then what will be the used for 9 and 5? The basic question is here, what the code will be 9 and 5. Friends, in statement, in problem, that is clearly mentioned 5 and 9 written like injurious habits. So we are not sure whether 5 will be injurious or 5 will be habits. In the same case 9 will be injurious or 9 will be habits. तो देखिए यहां पर 5 और 9 का मतलब लिखा है इंजूरियस हैबिट्स. तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 का मतलब इंजूरियस होगा या हैबिट होगा, 9 का मतलब क्या होगा. मतलब ये आइदर का यहां पर फंडा बन रहा है. लेकिन हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन निकालनी है कि 9 और 5 के लिए क्या क्या वैल्यूज यूज होंगी, क्या उनकी वैल्यू होगी. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को यहां पर आप यूज करके देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्टेटमेंट 1 हियर. स्टेटमेंट 1 इज सेइंग 1-5-7 मींस स्टॉप बैड हैबिट्स. 1-5-7 means stop bad habits. Fine. So friends, from here we can see like this one, 5 in these two, in the problem statement, in the statement 1, 5 are common here. 5-9 and 1-5-7, basically 5 are common here. Fine, and what the value common here, habit is common here. Fine, so we can say from here the value of 5, it will be habits, that is sure from the statement 1 and problem information. Fine, if friends 5 is sure about the habits, then 9 will definitely about the injurious. Fine,
so we are able to decode the information what is the exact meaning of 5 and exact meaning of 9. Okay, so we can say statement 1 alone are sufficient to answer the question, but right now we need to check the statement 2 here also. Fine, we need to check the statement 2 here also. 1 3, that means stop smoking. Okay, and 5 9, this information from the problem. 5 9 means injurious health. Okay, but statement 2 is saying 836. 836, it means smoking is harmful. Smoking is harmful. Friends, see here 836, and which one value is common here? 3 here and 3 also here. Fine, and what is the common value here? Smoking. Smoking here and smoking also here. So we are sure from here the code of 3 it will be smoking. Fine, and we are not able to decode any other information, and we can say also the value of 1 it will be stop, but the question is exactly asking about what is the value of 9 and 5. So friends, this is, we are not able to find the value of 5 and 9 with the help of alone statement number 2. Okay, so that means statement 2 alone are not sufficient to answer the problem. That means we can say statement 1 is only alone sufficient to answer the problem. तो स्टेटमेंट 1 की हेल्प से हम 5 और 9 की वैल्यू एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 9 का मतलब इंजूरियस होगा और 5 का मतलब हैबिट्स होगा. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है हमारा, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट. फाइन. तो फ्रेंड्स, ये बेसिक फंडे हैं जिनको आपको माइंड में रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देखिए यहां पर क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे बनेंगे, मैं कितने भी क्वेश्चंस आपको करा दूं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी. फाइन, तो आप अगर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतने अच्छे आप इस टॉपिक में हो जाएंगे. उससे पहले आपको कोर टॉपिक्स भी आने चाहिए. अब आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती तो डायरेक्ट आप डेटा सफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते. फाइन, तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक हमारा फेसबुक का ग्रुप है, we have a group of Facebook that is CAF Academy. Just search in the Facebook CAF Academy. Also you can find this group in the description section of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं CAF Academy ग्रुप का लिंक दूंगा. और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं, और अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें. फाइन, अगर आप नए यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे अपडेट्स पहुंच सके. ओके फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कहा है कि हम आपके चैनल के लिए मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं. तो इंस्टा मोजो का हमने एक पेमेंट गेटवे अपने वीडियोस में लगा रखा है. इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको इंस्टा मोजो का लिंक मिलेगा और ये ऑप्शनल है टोटल. अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेटर्स एकेडमी को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स. ये ऑप्शनल है और मिनिमम वहां पर आप 100 रुपीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.